जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महात्मा ज्योतिबा फुले की 196वीं जयंती। कहीं भव्य बाइक रैली तो कहीं भव्य झांकियां रही मुख्य आकर्षण का केंद्र। बिरसा थाना के अंतर्गत सालिटेकरी रोड पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। रोड किनारे खड़ी बस से टकराई कार। हादसे में डिप्टी रेंजर पंकज रिझारिया की पत्नी की मौके पर हुई मौत। अंतरजातीय विवाह की राशि के लिए भटक रहे खांडेलकर दंपति योजना के 2.5 लाख रुपए पाने के लिए दे चुके, अब तक 45,000 रुपए नहीं मिली विवाह की राशि। परेशान दंपति ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। वाराणसी के बस स्टैंड में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात। बातों ही बातों में अज्ञात महिला ने वृद्ध महिला के जेवरात किए गायब। पशु क्रूरता अधिनियम में फर्जीवाड़े के मामले में फरार 22 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाराणसी न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। अभी तक लोग लाडली बहना योजना के सर्वर की समस्या से उभरे भी नहीं थे कि अब समग्र आईडी बनवाने जाने वाले हितग्राहियों को लगातार एक सप्ताह से नगरपालिका के चक्कर काटने पड़ रहे हैं कि समग्र आईडी में सर्वर समस्या होने की वजह से उनका काम नहीं हो पा रहा है और हितग्राहियों को नगरपालिका के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश के मुखिया के द्वारा लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, जिसमें अभी भी सर्वर की समस्या समाप्त नहीं हुई और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाडली बहना का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हितग्राहियों को सर्वर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अब समग्र आईडी बनवाने के लिए या आईडी अलग करवाने के लिए आने जाने वाले हितग्राहियों को नगरपालिका में पुनः सर्वर समस्या से जूझना पड़ रहा है। वर्तमान में देखा जाए तो नवीन स्कूल सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें वार्डवासियों व उनके बच्चों के लिए समग्र आईडी की आवश्यकता पड़ रही है, किंतु नगरपालिका में लगभग एक सप्ताह से समग्र पोर्टल सर्वर की समस्या के कारण बंद पड़ा है और कब चालू होगा यह भी यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा नहीं बताया जा रहा, क्योंकि यह सर्वर की समस्या होने की वजह से कोई भी इस विषय पर कुछ कहने से बच रहा है। उनका नाम जुड़ाना है हमको यहाँ पे, ये है महाराष्ट्र के तिरोड़ा के, तो अब यहाँ पे एक हफ्ता हमने दिए हैं अभी आवेदन पूरा बना के, तो अभी तक वो बोलते हैं पोर्टल चालू नहीं है, बोलते हैं एक सप्ताह सब चक्कर काट रहे हैं जी। नगरपालिका में इसलिए आए हैं कि ये योजना सागर में समग्र आईडी से आधार कार्ड को लिंक करने की थी, जो योजनाएं चल रही हैं, परंतु हमारे जो बैया चौकी के आजू बाजू जो 4-5 वार्ड है वहाँ से ये परेशानियाँ आ रही हैं। कई लोग सवेरे मेरे घर आ जाते भाई लोग कि हमारे बच्चों का नाम समग्र आईडी में नहीं जुड़ रहा है। बच्चों का नाम नहीं जुड़ने के कारण उनका स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहा है। 25% जो शासन की जो योजना है, 25% बच्चों को निःशुल्क जो पढ़ाया जाता है अच्छे स्कूलों में, उसका भी लाभ नहीं मिल रहा है बीपीएल वालों को। तो ऐसे बीपीएल धारी, राशन पात्रधारी बच्चों का नाम समग्र आईडी में नहीं जुड़ पा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर बताते हैं कि अभी जो लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस कारण ही यह सर्वर की समस्या उत्पन्न हुई है और उनके द्वारा भोपाल स्तर पर भी चर्चा कर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। अभी जो लाडली बहना योजना के कार्यक्रम की श्रृंखला में जो वार्ड वाइज शिविर लग रहे हैं और इसमें जो लगातार जो नेटवर्क की प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि सर्वर डाउन रहता है, उसी के चलते लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और हम ऊपर भोपाल में भी इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो और लोगों को इस समस्या से निजात मिले। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत जल्दी से जल्द हमें इस समस्या का समाधान मिलेगा। महाराष्ट्र के भंडारा में बालाघाट जिले के एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक विनोद पटले 53 वर्ष ग्राम छिंदलई थाना लालबरा निवासी है। 10 अप्रैल को सुबह 8 बजे करीब यह सड़क दुर्घटना ट्रक की चपेट में मोटरसाइकिल के आने से हुई, जिसमें इस व्यक्ति के 2 बच्चे भी घायल हो गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विनोद पटले 17 वर्ष पहले से नागपुर मानेवाड़ा में रहकर काम करता था, जिसकी पहली पत्नी के रहते हुए वहां पर उसने दूसरी महिला आशाबाई पटले से शादी कर ली थी, जिसके 2 बच्चे मौसम 17 वर्ष और साक्षी 15 वर्ष की है। पहली पत्नी से विनोद पटले के 2 बेटे और 1 बेटा है। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और वे सभी ग्राम छिंदलई में रहते हैं। बताया है कि विनोद पटले अपने पैतृक गांव छिंदलई आते रहता था। विनोद पटले की दूसरी पत्नी आशा पटले के बच्चे मौसम पटले कक्षा 10वीं और साक्षी पटले 11वीं की पढ़ाई नागपुर में ही कर रहे और सभी अपने परिवार के साथ नागपुर के मानेवाड़ा में ही रहते। बताया गया कि कुछ घरेलू विवाद के चलते विनोद पटले की पत्नी आशा पटले 1 वर्ष से अपने मायके रामटेक गुदाड़ा में रह रही थी, किंतु बच्चे आना जाना करते थे। बताया गया कि 11 अप्रैल को लालबरा के ग्राम बघोली लालबरा में विनोद पटले की रिश्तेदारी में 13वीं का कार्यक्रम था। 10 अप्रैल को सुबह विनोद पटले अपने बेटे मौसम और बेटी साक्षी पटले के साथ मोटरसाइकिल से नागपुर से ग्राम बघोली 13वीं के कार्यक्रम में आने निकले थे। भंडारा में नागपुर रोड पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। ट्रक की जबरदस्त ठोकर से विनोद पटले की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके बेटे मौसम और बेटी साक्षी दोनों मोटरसाइकिल से छिटकने से घायल हो गए। यह घटना सुबह 8 बजे करीब हुई। दोनों घायल भाई बहन को भंडारा के अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की सूचना मिलने पर विनोद पटले के परिवार के लोग भंडारा पहुंचे। भंडारा पुलिस ने मृतक विनोद पटले की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। घायल विनोद पटले के बेटे मौसम और बेटी साक्षी को रात्रि में ही जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया तथा परिजनों ने विनोद पटले की लाश का अपने पैतृक गांव ले जाकर 11 अप्रैल को अंतिम संस्कार कर दिया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही विनोद पटले की दूसरी पत्नी आशा पटले भी ग्राम छिंदलई पहुंची और अपने पत्नी के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुई। बिरसा थाना सालटेकरी रोड पर स्थित ग्राम केंडाटोला में रोड किनारे खड़ी बस से कार टकरा गई। इस दुर्घटना में डिप्टी रेंजर पंकज रिझारिया की पत्नी प्रियंका रिझारिया 35 वर्ष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं डिप्टी रेंजर पंकज रिझारिया 40 वर्ष और उसके 2 बच्चे घायल हो गए। 11 अप्रैल को सुबह 5 बजे करीब यह हृदय विदारक सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब डिप्टी रेंजर पंकज रिझारिया अपने परिवार के साथ कार में रायपुर से बिरसा आ रहे थे। गंभीर रूप से घायल पंकज रिझारिया और उनकी बेटी भाव्या 16 वर्ष व बिरसा के शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था, किंतु परिवार के लोगों ने उन्हें उपचार हेतु हायर सेंटर लेकर गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंकज रिझारिया मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले हैं, जिनके पिता वीरेंद्र रिझारिया वन विभाग बिरसा में पदस्थ थे। करीब 10-12 वर्ष पहले पंकज रिझारिया के पिता विजेंद्र रिझारिया के निधन होने पर पंकज रिझारिया को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और वे उत्तर वन मंडल सामान्य बालाघाट के अंतर्गत वन परिक्षेत्र बिरसा में डिप्टी रेंजर के पद पर पदस्थ थे और अपने परिवार के साथ फॉरेस्ट कॉलोनी बिरसा में रहते थे। बताया गया है कि पिछले सप्ताह डिप्टी रेंजर पंकज रिझारिया अपनी पत्नी प्रियंका रिझारिया, बेटी भाव्या और बेटा पार्थ के साथ राजस्थान घूमने के लिए गए थे, जिन्होंने अपनी कार रायपुर एयरपोर्ट में पार्किंग में रखी थी और प्लेन से हैदराबाद होते हुए राजस्थान गए थे। राजस्थान घूमने के बाद 10 अप्रैल की रात्रि पंकज रिझारिया अपने परिवार के साथ हैदराबाद से प्लेन में रायपुर पहुंचे और रायपुर से अपनी कार में अपने निवास स्थान बिरसा आ रहे थे। 11 अप्रैल को सुबह सालीटेकरी से बिरसा की ओर तेज रफ्तार से आ रही है कार केंडाटोला में मेन रोड किनारे खड़ी बस से पीछे टकरा गई। यह घटना सुबह 5 बजे करीब हुई। इस जबरदस्त सड़क दुर्घटना में कार बस के पीछे टकराने के साथ ही कार के फरकच्चे उड़ गए। वहीं डिप्टी रेंजर पंकज रिझारिया की पत्नी प्रियंका रिझारिया की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और पंकज रिझारिया, बेटी भाव्या रिझारिया व 16 वर्षीय गंभीर रूप से वे घायल हो गए। वहीं बेटा पार्थ रिझारिया 14 वर्ष को मामूली चोटें आई है। सभी को बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल डिप्टी रेंजर पंकज रिझारिया और उनके बेटे भाव्या रिझारिया को बिरसा के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था, किंतु परिवार के लोगों ने बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर लेकर गए हैं। बिरसा पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक शिवाजी तिवारी ने मृतका प्रियंका रिझारिया की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और जांच शुरू की है। बिरसा थाना प्रभारी भारत नोटिया ने बताया कि ग्राम केंडाटोला के पास सुबह खड़ी बस से कार टकरा गई है, जिसमें 4 लोग सवार थे। एक महिला की मौके पर मौत हो गई है। 3 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। मृतका के शव का पंचनामा कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर दूर पर स्थित रामजी टोला के बालाजी मंदिर से 11 अप्रैल को प्रातः 10 बजे ब्लॉक मरार माली समाज लालबरा के द्वारा समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती के अवसर पर बाइक रैली निकाली गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम
मरार माली समाज के पदाधिकारियों के द्वारा भगवान श्री बालाजी की पूजा अर्चना कर मंदिर प्रांगण से बाइक रैली की शुरुआत की गई, जिसमें क्षेत्र के समस्त सामाजिक बंधु व युवा साथी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बाइक रैली डीजे की धुन में महात्मा ज्योतिबा फुले के जयकारे लगाते हुए रामजी टोला, पांडरमानी व लालबरा से होते हुए जिला मुख्यालय की ओर रवाना हुई, जहां पर जिला मुख्यालय में आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में शामिल होकर कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महात्मा ज्योतिराव फुले जी के 196वें जयंती के उपलक्ष्य पर महारैली का आयोजन ग्राम रामजी टोला के बालाजी मंदिर से हमारे सम्मानित डॉक्टर साहब राम प्रसाद जी भजन साहब के इतिहास बताता है राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी के मंगलवार की दोपहर जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोविड पॉजिटिव एक पेशेंट गंभीर हालत में आईसीयू में लाया गया, जिसे देखते ही स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम अलर्ट मोड पर आ गई। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने उस मरीज को आनन फानन में भर्ती कर उसका इलाज शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद रहे तमाम लोग सकते में आ गए और यह पता लगते ही कि मरीज कोरोना संक्रमित है, वे अपना बचाव करते हुए नजर आए। जहां काफी देर बाद किसी ने अन्य मरीजों को जानकारी दी कि घबराइए मत, यहाँ कोई कोरोना का मरीज नहीं, बल्कि यहाँ कोरोना के बढ़ते जा रहे मामलों को देखते हुए केवल मॉक ड्रिल की जा रही है। कोरोना के बढ़ते जा रहे मामलों को देखते हुए केवल पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। इसके बाद वार्ड के मरीजों की सांस में सांस आई और उनके मन के भीतर चल रही दुविधा, घबराहट भी दूर हुई। इस खतरनाक वायरस से निपटने की तैयारियों की जांच की गई। इस मॉक ड्रिल में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया, तो वहीं इस दौरान उपकरणों की क्रियाशीलता का भी परीक्षण हुआ, तो वहीं स्टाफ की दक्षता भी जांची गई। मॉक ड्रिल के दौरान जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने कोविड आईसीयू में पहुंच रहे ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑपरेटर करवा कर देखा, तो वहीं उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने पर जिला अस्पताल के पीछे बनाए गए 2 बड़े प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई वार्ड तक की। वहीं उन्होंने डॉक्टर्स और स्टाफ की गठित टीम से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और दवाओं के डोज के बारे में पूछताछ की। सैंपल कलेक्शन बूथ की व्यवस्था का जायजा लेकर अस्पताल कैंपस में लगे दोनों ऑक्सीजन प्लांट का भी मुआयना किया। सर, आज शासन के आदेश थे कि कोरोना को देखते हुए सभी स्वास्थ्य विभागों में मॉक ड्रिल कराई जाए। क्या व्यवस्थाएं आप लोगों ने देखी और क्या किया गया? अभी देखिए, सुबह से तो ऑक्सीजन प्लांट हमारा कल भी पूरे टाइम चालू था और आज भी सुबह 9 बजे से चालू है और 1-1 घंटे की हम रीडिंग्स लेते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको देखा था तो 90% करीब प्योरिटी आ गई है ऑक्सीजन में। दूसरा एक डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे कि पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल में तो उसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए, किस तरीके से अंदर कैजुअलिटी में ले जाना है, उसका एक छोटा सा मॉक ड्रिल हमने वहाँ पे अभी कैजुअलिटी में किया है। साथ ही आईसीयू हमारी पूरी रेडी है, पूरा रिजर्व रखा है कोविड के लिए। ड्रग्स हमारे पास पर्याप्त हैं, 200 बिस्तर हमारे पास जो है वो सीधे डायरेक्ट ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो सारी तैयारी हमारी पूरी है। दवाइयों की क्या है? दवाई की कोई प्रॉब्लम नहीं। लगभग 2 दर्जन से अधिक चिलोद निवासियों ने अपने गांव में शराबबंदी को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपने गांव में बिक रही अवैध शराब को पूर्णतः बंद करने की मांग की और प्रशासन का इसमें पूरा सहयोग की अपेक्षा भी जताई। जिला मुख्यालय से लगभग कुछ ही दूर पर स्थित ग्राम पंचायत चिलोद के ग्रामीणों ने गांव में बिक रही अवैध शराब को लेकर मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर गांव में एक समिति का गठन किया गया व पंचायत का साथ लेकर गांव में बिक रही अवैध शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। उनका कहना है कि प्रशासन का साथ नहीं मिलने की वजह से अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोग उनकी नहीं सुन रहे और वे चाहते हैं कि जिला प्रशासन उनका साथ दे, तो वह पूर्ण रूप से ग्राम में शराबबंदी कर सकते हैं, जिसको लेकर ग्राम से आए ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार से नवयुवक पीढ़ी आज नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए वह चाहते हैं कि गाँव में पूर्ण रूप से शराब बंद की जाए। पहुंचे थे नशा मुक्ति के संबंध में तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम नशा बंद करवाना चाहते हैं। तो अभी क्या दिक्कत हो रही गांव में आप लोग के? हमारे गांव में ये दिक्कत हो रही कि हमने पुलिस विभाग थाने में आवेदन दिए हैं, लेकिन थाने वाले कर्मचारी लोग सुन नहीं रहे हैं। हम फ़ोन भी कर रहे हैं बार बार तो आ नहीं रहे, इसलिए हमें मजबूरन में आज यहाँ जन सुनवाई में आवेदन देना पड़ा। तो क्या चाहते हैं आप लोग? गाँव में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? दारू बंद होनी चाहिए, उससे शांति रहेगी। कई घर बर्बाद हो रहे हैं
शराब पीने से झगड़े हो रहे घरों में, वो सब बंद हो जाएगा। दारू से पीने से सब झगड़े झांसी होती है। ठीक। यहाँ पर सबसे पहले तो ग्राम चिल्लोत की जनता का जो आशीर्वाद मिला है मुझे, मैं ये चाह रहा हूँ कि हर बच्चा पढ़े और बढ़े। उसमें शराबबंदी में जो महिलाओं ने जो कदम उठाया, मैं उनके सहयोग चाह रहा हूँ और महिला जो चाहे मैं उनका पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। पर बशर्त बात यह है कि प्रशासन किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें बहुत परेशानी जा रही है। नंबर तो ऐसा दे दिए हैं कि जैसे हम लोग को जैसे 10 मिनट में गाड़ी पहुंच जाएगी। 25 कॉल करते हैं फिर भी नहीं आते वो लोग, फ़ोन ही नहीं उठाते। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन सबसे पहले तो स्टिक हो और हमारा थाना वाराणसी नहीं आता है और आबकारी विभाग भी वाराणसी नहीं आता है। इसमें इनका सहयोग नहीं मिलेगा तो हम हर हफ्ते मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई लगाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों से अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय ग्रामीण आते हैं। 11 अप्रैल को जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीण पेयजल की व्यवस्था कलेक्टर कार्यालय में नहीं होने के कारण परेशान होते रहे। जिला कलेक्टर से यह उन्होंने मांग की है कि कलेक्टर कार्यालय में बढ़ती गर्मियों को देखते हुए आमजन के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। 11 अप्रैल को जन सुनवाई में दूर दराज से ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर पहुंचे तो तेज गर्मी के चलते वहां पीने के पानी के लिए वे इधर उधर भटकने लगे। जब वो कलेक्टर कार्यालय के सामने लगे आरओ मशीन पर पहुंचे तो आरओ मशीन से पानी नहीं आने पर वह बेचैन हो गए और वह उससे बात करने लगे कि यहाँ पर आखिर पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ पानी की मशीन लगी है। किसी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर मात्र 2 ही पीने की पानी की मशीन है, शायद यह खराब है, इस वजह से उन्हें पानी नहीं मिल पाएगा। फिर जैसे तैसे ग्रामीणों के द्वारा अपने पीने की पानी की व्यवस्था की गई और बाद में उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि कलेक्टर कार्यालय में पेयजल की व्यवस्था की जाए। समस्या यहाँ ने वो जमीनी कुछ कागज दस्तावेज है, उसका नामांतरण करने की लगी तो यहाँ पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, क्या मांग करेंगे प्रशासन से? आप उतने दूर से आए हैं। प्रशासन से वही है कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए कम से कम। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी तो पहली प्राथमिकता है ना। बाकी जगह में तो ऐसे यूज किए नहीं, अभी यहाँ पे किए तो यहाँ पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्या नाम आपका? शिवशंकर चूटे। पानी पेयजल तो बंद नहीं है, चालू हालत में है। हो सकता है पानी आज डला नहीं होगा या फिर ख़त्म भी हो गया होगा। अच्छा सर, ये कलेक्टर कार्यालय है, यहाँ पे जो है पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और गर्मी के दिन आ गया तो अभी क्या इंतजाम और किए जाएंगे? अभी मटके लगवा देंगे और पानी जो है नियमित रूप से रोज। अच्छा सर, कलेक्टेड है यहाँ, लगभग सभी विभाग हैं, तो कितने आरओ और होना चाहिए? क्योंकि 2 आरओ में तो व्यवस्था होनी पाएगी। आरओ वैसे 2 जो हैं कलेक्टेड के ही हैं। हाँ, विभाग को और लग रहे हैं जी। उस हिसाब से दूसरे विभाग वाले शायद केन बुलवा लेते हैं स्टाफ वाले, पर पब्लिक जो आती है तो आरओ से ही पानी पीते हैं। वाराणसी थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। ऐसे में ठगने और लूटने का भी काम अब लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। ऐसा ही एक प्रकरण 11 अप्रैल को नगर के बस स्टैंड में देखने को मिला, जहां पर एक वृद्ध महिला के सोने के जेवरात अज्ञात महिला ने बात करते हुए ही लूटकर फरार हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता कंचनापति परमानंद चौहान उम्र 63 वर्ष कच्चेखनी निवासी अपना इलाज करवाने के लिए अपनी बेटी अंजू गढ़पाल के घर ग्राम उमरी थाना कटंगी गई हुई थी, जहां उपचार कराने के बाद वह अकेले ही अपने घर जाने के लिए बेटी के घर से निकली, जो बस के माध्यम से वाराणसी पहुंची। इस दौरान बस में एक अज्ञात महिला उसके पास आकर बैठ गई और स्वयं से होकर बात करने लगी। इस बीच महिला के पति, लड़के और बहू के बारे में विभिन्न तरह से बात करने लगी। इस बीच दोनों वाराणसी बस स्टैंड में उतरे और नाश्ता करने के बाद पीड़ित महिला कच्चेखनी जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, तो उसके पास में उक्त अज्ञात महिला बैठी रही, जिससे उसे कहा कि मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूं, तुम्हें कोरोना वायरस में 3 लाख रुपए मिला है या यदि नहीं मिला है तो वह उसे दिला देगी, उसके लिए 8,000 रुपये उसे देने होंगे। वहीं मोबाइल निकालकर पीड़िता को कहा कि तुम्हारी बहू ने कहा है कि मेरे सास से ले लेना। फिर उक्त महिला पीड़िता के गहनों को हाथ लगाने लगी। इसी बीच पीड़िता के पूरे गहने उतारकर वह फरार हो गई।
जिसके थोड़ी देर बाद पीड़िता को समझ आया कि उसके गहने गायब हो गए, जिस पर उसने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। उक्त महिला को पूरे बस स्टैंड में ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली, जिसके बाद वारासिनी थाने आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। वहीं इसकी जानकारी लगते ही पीड़िता की बेटी भी मौके पर पहुंची और इस मामले की जानकारी को लेकर वह अपनी मां को लेकर गाँव चले गई। मैं उंगली से आ रही थी। क्या हो गया आपके साथ? मेरे साथ में वो पूरा मेरा जेवर निकाल ली उसने और अपने हाथ से निकाली। मेरे को ऐसी लालच दी, तेरे को कोरोना हुआ था तो 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो घर में 3 दिन हो गए तो कार्रवाई करने के लिए तू गाँव गई तो वो देख रहे हैं। तो तेरे बहू ने ऐसी बोली कि मेरी सास दिखेगी तो वारासिनी में कार्रवाई कर लेना। हाँ ऐसी वो बोली। मेरे पास पैसा नहीं है तो तेरे बहू ने ऐसी बोली कि जेवर उसका गिरो रखना और फिर तुरंत पैसा निकलेगा तो तू छुड़ा लेना। तो उसने मेरा जेवर निकाल की और गई आई। तो आपने रोके नहीं उसको जेवर निकालते समय? नहीं, उसने मेरे को लालच बताई भैया, घर का पूरा परिचय बताई। मैं आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हूँ, बोले मैं ऐसे ही काम में फिरती हूँ। ये कहाँ से आ रही थी आपके साथ? वो वाली जिला सिवनी से बोली आती हूँ। और ये करीब कितने बजे की घटना है? ये 3 बजे की घटना है। तो फिर आपने इसकी जानकारी पुलिस को दी? मैंने गई थी पुलिस के साथ। पुलिस बोलते क्या करेंगे, क्या करेंगे, अपने वो दिए और मैं क्या करूँगा बोलते। तो वो औरत आपके जेवर लेके कहाँ गई? ये बोले वो गिरो रखने में जाती हूँ बोले, और बोले वो ऑफिस में देंगे और कार्रवाई करती हूँ। हाँ क्या? ऐसी बोले मैं आती हूँ। क्या घटनाक्रम हो गया आपके पास में? मेरी मम्मी मेरे गाँव आई थी, तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे गाँव आई थी, कटंगी से दवा की। फिर उसको आराम थोड़ा सा हुआ तो बोले कि मैं अपने घर चले जाती हूँ अब करके। तो मैंने बस पे बैठा दी, वो आ गई यहाँ तक। अब हमने सोचे कि हर बार तो आना जाना करती है तो ये चले जाएगी, तो इसलिए बैठा दिए हमने। तो यहाँ आके रास्ते में ये घटना हो गई उसके साथ। क्या थी घटना पूरी? तो गले का भी निकाल लिए, कान का भी। कहाँ पे? यही बस स्टॉप में निकाल लिए। क्या चाहते हैं आप? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कैमरा रहता चालू तो पता चल जाता कि कौन लेडीज है क्या है। कैमरा लगना चाहिए। कैमरे तो लगना चाहिए। और इसके पहले भी ऐसी वारदातें हुई है, बताया क्या कोई ने? हाँ, ऐसी वारदातें हुई है, बोलते किसी के पर्स हटाना, किसी का कुछ सामान है करना। करीब कितने की तोले का सोना रहा, कितने तोला सोना रहा होगा? यानी वो अभी 5-6 साल पहले भैया कान के खरीदे थे, 20,000 के हुए थी। गले का था, अभी तो महंगा सोना है तो वो तो गले की पूरी पीली काटी ही थी। करीब आपको बता दें कि वारासिनी बस स्टैंड में इस प्रकार से जेवरात लूटकर भागने का, चोरी करने का या किसी को ठगने का यह पहला मामला नहीं। इसके पूर्व में विभिन्न मामले घटित हो चुके हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा वर्तमान तक एक भी प्रकरण का खुलासा नहीं किया गया और न ही इस ओर कोई सार्थक कदम उठाए भी जा रहे हैं, जिससे ठगने वाले और लूटने वाले लोग की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिससे लोग डरे हुए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर देख रहे हैं कि किस तरह से वे लूट के इस प्रकरणों पर अंकुश लगाते हैं। शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मंगलवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसीलों व ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जो मंगलवार देर शाम तक चलते रहे। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मुख्य समारोह का आयोजन नगर मुख्यालय में किया गया। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मुख्य समारोह का आयोजन नगर मुख्यालय में किया गया, जहां महात्मा ज्योतिबा फुले की 196वीं जयंती पर सामाजिक बंधुओं के द्वारा नगर में भव्य शोभा यात्रा रैली निकाली गई। वहीं जगह जगह महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर बूढ़ी स्थित सामाजिक भवन में मंचीय कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर देर शाम तक कार्यक्रमों का समापन किया गया। शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती समारोह के दौरान नगर में मरार माली समाज व अन्य सामाजिक बंधुओं के द्वारा शहर का बाईपास चौक स्थित फुले प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जहां छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनका बखान किया गया। तो वहीं सरिका चौक से सामूहिक रूप से एक नगर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही।
जयंती के अवसर पर पूरा राष्ट्र शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले जी की जयंती मना रहा है। आज यहाँ पर मरार माली समाज जिला बालाघाट और फूले जी को मानने वाले सभी सामाजिक बंधु के द्वारा यहाँ पर उनके छायाचित्रों पर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। चूँकि हमारा सामाजिक छात्रावास भवन है, वहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा ज्योतिराव जी फूले और माता सावित्री फूले जी ने जो काम किया है उसके बारे में वहाँ पर व्याख्यान होगा।